जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे तो पेज को लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, फिर CAA NRC बिल आया, अब एक बॉम्ब और फोड़ दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको जिन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रेसअप है या कुछ और है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि हर एक नागरिक को बराबर अधिकार मिलेंगे इसमें। स्पेशली महिलाओं के लिए इसको जो कानून है, जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें बहुत कुछ है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सही ठहरा रहे हैं। ऑब्वियसली कि कुछ जो विपक्ष के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, और सत्ताधारी पक्ष के तो क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो लेके ही आ रहे हैं बिल। लेकिन मेरे क्या रिव्यू हैं, साथ साथ वीडियो भी चलेगी। मेरे क्या रिव्यू, मैं साथ साथ में दूंगा अपने रिव्यूज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मैं हक में हूँ या खिलाफ हूँ, वो आप इस वीडियो में अंदाज़ा लगा लेना। चलो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या है, और पूरी डिटेल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी आपको देंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। तो आइए शुरू करते हैं, आपको डिटेल में समझने को मौका मिलेगा। मैं पहले ही आपको डिटेल बता दूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा जो चीज़ें मैं डिटेल में बनानी चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं अभी अगर बताऊंगा तो जस्ट इंडेक्स ब्रीफ कर सकूंगा, लेकिन क्यों ना डिटेल में चला जाए। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं होगी ये। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटी, 2024 में राम मंदिर भी बन जाएगा, और ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक ऐसा कानून जिसका देश को 75 साल से इंतजार है। बिल्कुल, ऐसा कानून जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। खासकर एक सेक्शन की लड़कियों और औरतों के साथ हो रही ज्यादती हमेशा बिल्कुल कायदे से यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस सेक्शन की औरतों को, लड़कियों को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, वही सेक्शन विरोध कर रहा है। आने की खुशी में सबको खुश होना चाहिए था, नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ लेने, और उसी से आप उन लोगों की सोच का अंदाजा भी लगा लेना। ठीक है, चाहिए था। मगर घुंघरू तोड़ना तो दूर, इसकी सुगबुगाहट होते ही एक वर्ग ने अपनी चूड़ियां तोड़ ली। वो ऐसे तड़प रहा है मानो किसी ने उसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो। वो ऐसे बौरा रहा है मानो दूध बोलकर किसी ने फिनाइल पिला दी हो। वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे पालक की सब्जी बोलकर किसी ने उसे डाई वाली मेहंदी खिला दी हो। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, और क्यों कुछ लोग उसके आने की बात सुनकर गर्म पॉपकॉर्न की तरह फुदकने। आइए आज के फनतंत्र में हम इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। तो दोस्तों, कॉमन सिविल कोड क्या है और इतने वक्त से उसकी डिमांड क्यों की जा रही थी, इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। ये कानून की जो मांग है ना, ये 1948 से ही हो रही है। शॉकिंग चीज़ देखिए, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ उन लोगों की वजह से जो इस देश के नहीं है और जिन्होंने लगभग 60 से 65 साल हमारे देश के ऊपर राज किया। आगे आप समझदार हो। दोस्तों, मोटे तौर पर 3 तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा कमर्शियल लॉ, तीसरा सिविल लॉ। अब बात यह है कि जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो मोटे तौर पर उनकी 2 ही चीजों में दिलचस्पी थी। पहली कि वो भारत को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटें, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से कमर्शियल लॉ बनाए और उसे सबके लिए एक जैसे रखा। उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए एक जैसे रखा, मगर उनका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा हो, औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें कैसे हक मिले, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आज़ादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए तो लॉ आ गया, मगर उस वक्त की सरकार ने मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया। एक तरह से शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया, जिस पर उस वक्त कांग्रेस के बिल्कुल, ये ना वोट बैंक की राजनीति शुरुआत से ही होगी। पहले तो नेहरू ने क्या किया, नो डाउट फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उतने भी नहीं थे जितने हमारे शहीद भगत सिंह थे, जितने चंद्रशेखर आजाद थे, जितने राजगुरु थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है ना, लेकिन इस बंदे ने सबसे ज़्यादा आज़ादी का फ़ायदा इस परिवार को आज तक मिल रहा है। राइट, पहले तो इसने मुस्लिमों को अलग रख के एक देश बनवा दिया, भारत के टुकड़े करवा दिए नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलके। वो टुच्चा जिन्ना पाकिस्तान में रहा भी नहीं, लेकिन फिर भी आज के पाकिस्तान में उसको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, पाकिस्तानी जिन्ना को। और इंडिया में फादर ऑफ द नेशन किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। तो पहले मैं एक बात बता दूं,
ये सिविल लॉ के साथ ही अटैच्ड है चीज़ें। आपको देखो क्यों अब तक देरी हुई, इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में भी समझना पड़ेगा। अब महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन, इंडिया का फादर ऑफ नेशन। कैसा फादर ऑफ नेशन? इंडिया का कोई फादर नहीं हो सकता, भारत सबकी माँ है और उसका कोई पिता नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं नहीं मानता महात्मा गांधी को कोई फादर ऑफ नेशन, खासकर उस शख्स को जिसके साइन के बाद शहीद भगत सिंह को फांसी हुई, राइट। उसके बाद जब ये यूनिफॉर्म सिविल लॉ की तभी मांग हुई तो उन्होंने सभी के लिए कानून बना दिए एक्सेप्ट मुस्लिम्स। क्यों भाई? कहते कि जी ये शिया के हिसाब से चलेंगे, कुछ सुन्नी के हिसाब से चलेंगे, पहले से आपने अलग करके उनको राइट दे दिए। ये थी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ठीक है ना। आगे देखिए, साथ साथ आपको डिटेल में बताऊंगा क्यों क्यों ये चीज़ें। जेबी कृपलानी जी नेहरू जी से काफी नाराज हुए। उन्होंने तो नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती। उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की बात की जब बीजेपी का जन्म तक नहीं हुआ था, मगर इन सब बातों का उस वक्त की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर शाबानो केस हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया, मगर अगेन राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस मामले पर राजनीति होती रही, मगर इस बीच लगातार अदालतें भी सरकार को कह रही थी कि भैया आप लोग ना कॉमन सिविल कोड लाओ। फिर धीरे धीरे देश की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अलावा इस मुद्दे को भी अपना कोर मुद्दा बनाया, और अब ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाएगा। अब आते हैं इस बात पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू वीडियो। कुछ काम कर रहे हो तो जस्ट 3-4 मिनट की बात है, आपको समझना होगा यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड जो है ये क्यों आया, क्या रीज़न है इसके, इसका फ़ायदा किसको है। दुख की बात है कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहीं से उनकी अनपढ़ता का पता चल रहा है और वहीं से उनका पता चल रहा है माइंडसेट का। बुर्के जो बुर्कों में अपनी महिलाओं को रखते हैं ना, माइंडसेट का पता चलता है उनका। क्या मैं बुर्के पहनने को गलत नहीं बोल रहा, सबकी अपनी आस्था, पहनो, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं माइंडसेट, इट मीन्स दे वांट यूज वुमेन्स एज देयर स्लेव्स, राइट। क्यों नहीं औरतों को? अगर एक हिंदू औरत, हिंदू लेडी अपने परिवार के साथ खुश रह रही है, जॉब कर रही है, बाहर घूम रही है, जैसा दिल करे पहन रही है, लेकिन मर्यादा में, ये ज़रूरी है। आजकल जो वेस्टर्न आ रहा है ना, टुच्चे से लोग हमारे मॉडर्निटी के नाम पे जो नंगापन नाच कर रहे हो तुम लोग, ये समझ जाओ हीरा है, लड़की हीरा है, हीरे को पर्दे में रखा जाता है, ठीक है ना। इट मीन्स ये नहीं कि उसको बिल्कुल बुर्के पहना दो, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, लेकिन उसके भी खिलाफ हूँ मॉडर्निटी के नाम पे जो लच्चरता तुम लोगों ने फैला रखी है, खासकर हमारे देश के यूथ ने। आजकल ये बार पब वगैरह चल रहे हैं, मैं चंडीगढ़ में हमारे में देखता हूँ, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, जो थोड़ा सा बाज आ जाओ, ये वेस्टर्न कल्चर को अपनाना छोड़ दो, देखो कि हमारी भारत की सभ्यता कैसी है, ठीक है। अब देखो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा। दोस्तों, जब भी कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये हल्ला करते हैं जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है, उनसे उनकी पहचान छीनने का कोई षड्यंत्र है। जबकि हकीकत ये है कि अगर ये आता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को ही होगा। हिंदू महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे हक मौजूदा कानून से मिले ही हुए हैं, मगर कॉमन सिविल कोड आया तो उससे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसके आने के बाद सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी। लड़की एग्री। पहला है, चलो ये टॉपिक भाई को पूरा बोलने तो फिर बोलता हूँ। फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले बच्चे की शादी नहीं कर पाएगा। तो इसके पीछे सोच ये है कि लड़कों के साथ लड़कियां भी कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लें। इंस्टेंट ट्रिपल। अभी देखो, सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है जे, बहुत सारे इस कम्युनिटी में मैंने देखे हैं कि एक बुजुर्ग के साथ यंग लड़की की शादी करा देते हैं। बहुत देखे हैं केस ऐसे, किसी ने मान लो कोई पैसा नहीं दे सका, कोई मुस्लिम किसी दूसरे का, मुस्लिम का तो पाक पवित्र शब्द है मुस्लिम, मैं बिल्कुल इज्जत करता हूँ, पर कुछ लोग होते हैं हर धर्म में, है ना। तो क्या है कि बुजुर्ग के साथ कर दी लड़की की शादी, और बड़े प्राउडली वो 3-3, 4-4 शादियाँ कर रहे हैं वो। ये चीज़ के ऊपर रोक लगेगी, एज बैरियर तय होंगे। तो क्या है, देखो आजकल क्या हो रहा है कि बचपन में भी लड़की की शादी कर देते हैं, ये 14-15 साल में बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं, 17-18 तक का, और 10-10, 12-12 बच्चे। ये चीज़ के ऊपर कंट्रोल होगा। अगर शादी की सीमा तय होगी, मान लो 22-23 तक होगी शादी, तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल होगी चीज़ें। दूसरा, मैं तो दरख्वास्त करूँगा सरकार से, अगर मेरी कोई वीडियो वहाँ तक पहुँचा दो भाई,
जिस बंदे के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उसको कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। उस साले के ऊपर टैक्स ठोको 70% उसकी इनकम का। बच्चे पढ़ें चाहे ना पढ़े, पैदा किसने करने को कहा था उसको, ठीक है ना। ये कानून जो ना आजकल धर्म के नाम पे बहुत सारी डिबेट्स मैं देख रहा हूँ इनकी, ये सिर्फ काफ़ी सारे लोगों की, हमारे धर्म में भी हैं, सभी धर्मों में हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो ताकि हमारे धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़े। तो ये सोच को इनको थोड़ा सा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। 150 मिलियन हो चुके हम, ठीक है ना। और देख लेना कि आबादी किनकी ज़्यादा है। ये 4-4 5-5 बच्चे और फिर गवर्नमेंट से सहूलतें लेनी, फ्री में राशन लेना, जो फालतू का बोझ बन रखा है ना जो गवर्नमेंट के ऊपर, इसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा ये तलाक। आपको तलाक की एक दुख इसकी बात बताऊंगा मैं। तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, मगर ये भी सच है कि अभी भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद तलाक लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा और हर किसी को उसे मानना ही होगा। कौन सिविल कोड लागू होने? तलाक 3 शब्द हैं, राइट। जो ये खास कम्युनिटी के लोग हैं, ये क्या हो रहा है, मान लो कि जेंट्स है, लेडीज़ है, तकरार होगी उनमें या कुछ भी होगा, जेंट्स का कहीं और इंटरेस्ट बन गया या व्हाटएवर जो भी, वो अपनी वाइफ को बोलेगा तलाक, जा, इनकी निगाह में डिवोर्स हो गया। अब वो 3 बार तलाक बोल दे तो मतलब कि फरमान हो गया ऊपर से, भाई अब तलाक, अब अलग। अब वो बेचारी कहाँ जाए जिसको 1 सेकंड में तलाक बोल के बिल्कुल किनारा कर दिया। मैके जाए, ससुराल जाए, कहाँ जाएगी वो, या किसी और के पास जाए, कहाँ जाए। बच्चे छोड़ देते हैं साथ में, ठीक है, बाद में दूसरा ब्याह कर लेते हैं, तीसरा, 4, 3 बीवियाँ इनकी। अब तलाक के बाद मैंने किसी से पूछा था कि तलाक के बाद मान लो किसी का विचार बन जाए कि यार मैंने गुस्से में तलाक बोल दिया, मैंने अपनाना है दोबारा, तो क्या होगा? तब होता है खतना, राइट। खतना क्या है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना सी बताऊँगा। खतना ही कहते हैं शायद उसको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई एम रॉन्ग। कि खतना क्या है कि किसी गैर मर्द से संबंध बना के फिर उसको अपने साथ बनाएगा वो, शायद ऐसा है कि गैर मर्द के साथ, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि ऐसा ही होता है, हो सकता है कुछ और भी हो, आई एम रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी करेक्ट, मैं एक वीडियो और बना दूँगा इसके ऊपर, शायद ऐसा होता है। तो ये चीज़ है। तो मान लो कि जिस लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है यार, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का कितना फ़ायदा है। वो बोलेगी घाय का तलाक, चल कोर्ट में वो पूरे सेंटेंस लागू करेगी, उसकी जो इनकम है उसका वो उसको हिस्सा देना पड़ेगा। तो वुमेंस के राइट के लिए है, तब भी तो दिक्कत हो रही है ना इन लोगों को इस कानून से। जब भी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, सारी मुस्लिम कम्युनिटी की मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुस्लिम तो बहुत देशभक्ति भी हमारे देश के लिए कितनी जान दी। APJ अब्दुल कलाम साहब लगा लो, कितने महान थे, मुस्लिम ही थे वो। हामिद मीर जी देख लो कितने थे, ठीक है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने बाबर को अपना अब्बा माना है और देश से ऊपर धर्म मान रखा है। जो आता है ना वो डिबेट पे, क्या नाम उसका, सोएब जमाई कहता मैं ये मानता हूँ वो मानता हूँ, ऐसे लोगों को, ठीक है ना। के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। नए कानून के बाद मुस्लिम महिला भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का हक नहीं था। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी 1 से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि बेटे की तरह बेटियों को भी माँ बाप की संपत्ति में प्रॉपर्टी बराबर का हक। अब तक आपने सिर्फ यूनिफॉर्म लॉ का इंडेक्स मेन चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें यही मैंने बताई, बेटियों को बराबर हक मिलेंगे। तो गलत कहाँ है इसमें? गलत उन लोगों के लिए है जिनको बेवजह तो गलती ढूंढनी है इसमें। दूसरा, जिनकी ऐश प्रस्ती खत्म हो रही है, 2-2 बीवियाँ 3-3 बीवियाँ रखने का जिनकी शौक़ है ना, जिनको चोट पहुंचेगी, ये वो लोग खिलाफ हैं इसके। लगेगा। अब आप ही बताएं, किसी एक कानून से या कॉमन सिविल कोड से एक वर्ग की इतनी महिलाओं को उनके हक मिले, उन्हें बराबर का दर्जा मिले, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिले, तो इसे वेलकम करना चाहिए या इसे कौम के खिलाफ साजिश बताकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए? मगर जो भी लोग इसका विरोध करते हैं, उनके पास विरोध करने की कोई जायज़ वजह नहीं है, कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। उनका बस इतना कहना है कि जो भी चीज़ शरीयत के हिसाब से उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। वो इस बात पर आर्ग्यू करने को तैयार ही नहीं होते कि क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए या नहीं। वो इस काहे का शरीयत, कल को कुछ और कहेंगे ये लोग। ये तो कोई एप्लीकेबल नहीं है, देश के कानून से कुछ भी बड़ा नहीं है, ये एक चीज़ नहीं होती।
जो आजकल अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो गया, पाकिस्तान के जो हालात हैं ये इसी कट्टरता, इसी नलायकी की वजह से हुए जो हमारे देश की थैंक गॉड कि हमारी देश की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, उनकी तो गवर्नमेंट ही ऐसी है। पर भी कुछ नहीं कह पाते कि जब इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक समाज के तौर तरीकों पर बराबरी के आधार पर कानून बना सकते हैं तो अभी कानून के ऊपर देखो, बुर्के पे आ जाओ, बुर्के की बात चलती है ना, मैं मेन इसके खिलाफ हूँ क्योंकि औरतों को नाजायज प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ पे। अब कहते हैं कि जो शान है, चलो ठीक है पहनते हैं, उसकी मर्जी पहनो। पहले तो ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि बुर्के में ही महिला सेफ़ है, साड़ी में भी महिला सेफ़ है, ठीक है। अगर आप एक तरीके से ज़्यादा ही छोटे हुए जैसे मर्यादा के बाहर जाके कपड़े पहनोगे, देन आप एक तरीके से मंत्रण दे रहे हो अपनी गलती जो आपके साथ गलत हो। नो डाउट मैं उस लड़की को दोष नहीं दे रहा, उस दोष उन लड़कों का है जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है। बट फिर भी ये हमारी ड्यूटी है कि हम भी अपने पहरावे में सात्विकता लेके हैं। अभी आ जाओ जो ये करते ना कि बुर्के वाली बात, कितने मुस्लिम देश हैं उनकी अपना प्राइम मिनिस्टर महिलाएं हैं मुस्लिम देशों की। बांग्लादेश की जो है उनकी कभी बुर्का देखा? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर देखा? अरे अपने देश की वो नल्ली कौन है, वो महबूबा मुफ्ती जो हर दम पाकिस्तान करती रहती है, उसको कभी खुद बुर्के में देखा? इतनी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की, कभी बुर्के में देखा? आज जो देश पहले हिंदुओं का सबसे ज़्यादा रहने वाला हिंदू देश था, आज वो पूरे तरीके से इस्लामिक देश बन चुका है, इंडोनेशिया। उसकी प्राइम मिनिस्टर लेडीज़ है, उसको कभी बुर्के में देखा? वो भी मुस्लिम है। तो बुर्का या एक तलाक कह देना, डेट कुड नॉट बी जस्टिफाई योर रिलीजन, ठीक है ना। ये सिर्फ आप अपने मज़े के लिए जो महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हो। हम क्यों नहीं, मगर इन्हीं लोगों की तब बोलती बंद हो जाती जब इनसे पूछा जाता है कि अगर आपको कॉमन लॉ से इतनी परेशानी है तो फिर आप अपने लिए क्रिमिनल लॉ भी शरीयत के हिसाब से रख लो। जहाँ चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं, बाकी अपराधों पर पत्थर तक मारे जाते हैं। अगर सच में आपको उस कानून की इतनी परवाह है तो अपने लोगों के लिए ये कानून भी मांगो। मांगो, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जहाँ और उसमें खुद की फटती है ना, औरतों के हक की बात आती है, उनकी बराबरी की बात आती है, वहाँ एक वर्ग किसी भी तरह के बदलाव के एकदम खिलाफ हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए तो बराबरी और सुविधा चाहिए मगर महिलाओं के लिए नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी का ही चुनावी मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन मौकों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग सरकारों से कह चुके हैं कि वो जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। 2017 में सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जल्द से जल्द सामान्य आचार संहिता लागू की जाए। इसी तरह 2021 के एक मामले में तो हिंदू कपल के तलाक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन सिविल कोड लाने की बात की थी। इस मामले में मीना जाति का एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, मगर उसकी पत्नी का कहना था कि मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए वो तलाक नहीं देगी। इस मामले में अदालत ने भी माना कि पति पत्नी दोनों अपनी जगह ठीक है, मगर साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म और जाति के बंधन से ऊपर उठ चुका है। आज के युवाओं को शादी और तलाक में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसलिए कॉमन सिविल कोड लाया जाए। मगर कुछ लोग अदालत की ऐसी सीरियस टिप्पणियों को भी नहीं मानते, न उनके लिए अदालत की कोई ऐसी बात मायने रखती। अगर उनके हक में आ गया फैसला तो अदालत अच्छी है, खिलाफ आ गया तो अदालत बेकार है, दैट्स इट। जिन कानूनों की वजह से बच्चियों और महिलाओं को हो रही दिक्कतें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब ऐसे किसी भी कानून का ये कहकर विरोध करने लगते हैं कि भैया बीजेपी का इसके पीछे सांप्रदायिक एजेंडा है। बताइए। और एक बात बता दूं, मैं कोई बीजेपी मोदी सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। जहाँ इनकी ठुकाई का टाइम आता है मैं इनकी भी ठुकाई करता हूँ जितनी को मुझे नॉलेज है, लेकिन मौका तो मिले। हैरानी ये है कि जो लोग समान कानून को सांप्रदायिक बताते हैं ये वही लोग हैं जो हर बात पर सरकार को संविधान का सम्मान करने की सीख देते हैं। ये वही लोग हैं जो हर वक्त इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ हर कोई बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मगर सरकार जब सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही है जो हर तरह का भेदभाव खत्म कर देगा, तो यही लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। और ये लोग चाहते क्या है? कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश आज भी 150 साल पुराने वक्त में जीता रहे। क्या आज की सरकार भी वैसा ही बर्ताव करने लगे जैसा शाहबानो के केस में पुरानी सरकार ने किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध जाकर शाहबानो के पति को तलाक के बाद उसे गुजारा भत्ता देने को कहा था। मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उस टाइम सरकार ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के धर्मगुरु है ना इनके ज़्यादातर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर है इनमें, खासकर जो डिबेट में आते हैं इनकी डिबेट्स देखना, इनकी सोच देखना कितनी। टीवी पे तो बोलेंगे हम भारतवासी हैं, भारत हमारा देश है, लेकिन ये कभी पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेंगे। दूसरा,
ये भारत के कानून से ऊपर अपना कानून बताएंगे, किसी मौलवी साहब ने बता दिया, किसी फलाने ने बता दिया। ये चीज़ें गलत है। सभी को, अगर आप चाहते हो कि आपको बराबरी का अधिकार मिले, आपके साथ जुल्म से ना हो, तो आपको पूरा का पूरा ही वो एक एजेंडा अडॉप्ट करना पड़ेगा, पूरे का पूरा सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। को ही पलट दिया और कहा कि अगर कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करता है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो तलाक के बाद अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। राजीव सरकार के उस एक फैसले ने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप ही बताइए, क्या ये देश एक बार फिर से उसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति में घुसना चाहिए, या फिर बदलाव के मुहाने पर हम हैं तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इतिहास से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए? बताइए। मैं पूछता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश यूं तो हर मामले में मॉडर्न हो गया है, हम कहें कि भैया नहीं मैं तो आज कार से ट्रैवल करूंगा क्योंकि इससे वक्त बचता है, मैं एसी भी यूज करूंगा क्योंकि मुझे गर्मी नहीं लगती, मैं कबूतर की चोंच में चिट्ठी डालकर भेजने की बजाय मोबाइल पर वीडियो कॉल भी करूंगा, मगर जब मजहबी बात आएगी तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। बताइए, मैं उसे हरगिज नहीं बदलूंगा, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि कोई भी मॉडर्न समाज ऐसे नहीं चलता। कोई भी सोसाइटी जहां अलग अलग फेथ और कल्चर के लोग रहते हैं, उन्हें इंसाफ और बराबरी की बेसिक बातों पर एक जैसा होना ही पड़ता है। किसी भी आधुनिक समाज का ये फर्ज है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई ज्यादती न होने पाए, हर किसी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप देश से तो ये चाहें कि वो आपके साथ बराबरी का सलूक करे, मगर जब आपके ही लोगों को बराबरी देने की बारी आए तो आप अड़ंगा अड़ा दो और कहो कि मुझसे दूर रहो, ये मेरा निजी मसला है। अगर हमें सच में एक सेक्युलर, मॉडर्न और बराबरी वाला समाज बनाना है और बनना है तो हमें ज़रूरी बदलाव करने ही होंगे। अच्छा होगा कि ये बदलाव सबकी रायशुमारी से हो, सबसे डिस्कस करके हो, एक अच्छे माहौल में हो और ये समझते हुए हो कि इसके पीछे किसी की कोई गलत नीयत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कहते हैं ना कि टाइमिंग गलत है इलेक्शंस की वजह से, वो ये वो, तो आपके पास भी तो इतने मौके हैं, इतने बार इलेक्शंस हुए हैं आपके पास, आप लागू कर देते, है ना? तब तो विरोध किया। हाँ, आप लोगों ने वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आने नहीं दिया, राइट? वो सही है। और अगर मोदी आज लेके आ रहा तो मोदी को आप दोष दे रहे हो कि मोदी वोट बैंक के लिए लेके आ रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दोगलापनी तो है ना। वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, साडी कुत्ता कुत्ता सोडा कुत्ता टॉमी, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ तक का आई होप कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, राइट? तो अच्छी भी लगी होगी, यहाँ तक नहीं तो देखते ही ना, ऑब्वियसली है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कैसी वीडियो के ऊपर आगे रिएक्शन तो नहीं, मैं कहूँगा परसेप्शंस। देखो, हमेशा मैं बताता ही हूँ, मेरे पास टाइम की इतनी ज़्यादा कमी है कि मैं पूरी वीडियोस बना ही नहीं पा रहा, और मैं टारगेट लेके चला हूँ डेली एक वीडियो का, क्योंकि भाई साहब टॉपिक्स इतने हैं, मुद्दे इतने हैं, मैं चाहता हूँ सारा कुछ बता दूँ। तो मेरी मेहनत के नाते थोड़ा सा सब्सक्राइब आप भी कर दो, शेयर कर दो, लाइक करना इस वीडियो को। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।